Hello friends, today I discuss about the कंट्रोल स्टेटमेंट। आज की वीडियो में बेटा हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट होते क्या हैं। तो यहाँ से देखिए मैं कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करता हूँ। कंट्रोल स्टेटमेंट, जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट होते क्या हैं, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ जावा में, तो कंट्रोल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग किसी भी प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज कर देते हैं। मतलब कि जावा में हम लोग ऐसे स्टेटमेंट राइट करते हैं जो चेंज करते हैं, चेंज कर देते हैं, चेंज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज कर देते हैं। ऐसे स्टेटमेंट को जावा में हम लोग बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब कि प्रोग्रामर बेटा ऐसे स्टेटमेंट राइट करता है जिनकी सहायता से हम लोग उनके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज कर देते हैं। ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं जावा में। अब देखो कंट्रोल स्टेटमेंट होते क्या, कितने प्रकार के। अगर मैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करता हूं तो यहां देखिए टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो जावा में डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। जैसे पहला होता है बेटा कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। सेकेंड होता है बेटा, सेकेंड इज द लूपिंग स्टेटमेंट होता है, लूपिंग स्टेटमेंट। तीसरा होता है जंपिंग स्टेटमेंट। जावा में तीन टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। पहला कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट। मैंने बोला कि कंट्रोल स्टेटमेंट द चेंज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इन जावा इज नोन एज द कंट्रोल स्टेटमेंट। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट। अब हम लोग पहले कंट्रोल स्टेटमेंट की, अगर मैं पहले कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करता हूं, दिस द कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को मैं डिस्कस कर लेता हूं। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, देखो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जावा में जो चेंज करते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब कि ये भी ऐसी कैपेसिटी रखते हैं, मतलब प्रोग्रामर ऐसे स्टेटमेंट जावा में लिखता है जिनके द्वारा प्रोग्रामर अपनी इच्छा अनुसार उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी रखता है। ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग जावा में बोलते हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। अब देखो इस कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट कैटेगराइज किए गए हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट होता है दैट्स द इफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, दूसरा होता है एल स्टेटमेंट होता है। तीसरा होता है एलसिफ होता है बेटा, एलसिफ। और चौथा होता है स्विच स्टेटमेंट। तो चार स्टेटमेंट होते हैं किसमें, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के चार पार्ट होते हैं, इफ स्टेटमेंट, एल स्टेटमेंट, एलसिफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के पहले स्टेटमेंट का, दैट्स द इफ स्टेटमेंट। तो ये जो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है दैट्स द इफ स्टेटमेंट। अगर मैं इफ स्टेटमेंट की बात करता हूं, ठीक है, तो इफ में हम लोग क्या देते हैं, इफ तब एग्जीक्यूट होता है, मतलब इफ में लिखा हुआ स्टेटमेंट तब चलता है या तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ की कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशन गलत होने पे या कंडीशन फॉल्स होने पे इफ एक बार भी नहीं चलता, मतलब इफ में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे यहां अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो इफ इट एग्जीक्यूटेड, if executed when condition is true and
एंड नॉट executed when condition is false, मतलब कंडीशन गलत होने पे एक बार भी नहीं चलता। अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करता हूँ, सिंटेक्स मतलब इसका फॉर्मूला, अगर इसके मैं फॉर्मूला की बात करता हूँ तो सिंटेक्स में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका सिंटेक्स क्या होगा। तो सिंटेक्स होगा, यहाँ हम लोग देते हैं इफ, यहाँ मेंशन करते हैं कंडीशन, और यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर क्या होता है, ये किसी ब्लॉक को मेंटेन करता है। यहाँ हम लोग लिखते हैं जावा के स्टेटमेंट, जो भी हमको जावा का स्टेटमेंट यहाँ मेंशन करता है, इस ब्लॉक के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं जावा का स्टेटमेंट, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमारे पास सिंटेक्स हो गया, ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब हम लोग उसको एग्जाम्पल से कैसे लिखेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जाम्पल हम लोग सपोज दैट मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट, जैसे तो वेरिएबल डिक्लेरेशन किया ए की वैल्यू मैंने 10 लेके रखी। यहाँ पर प्रोसेस मैं क्या कर रहा हूँ, ये वेरिएबल डिक्लेयर भी कर रहा हूँ और उस वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि एक सिंगल स्टेटमेंट में मैं दो चीज़ें कर रहा हूँ, कौन सा, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इतना ही प्रोसेस वेरिएबल डिक्लेरेशन की है और इतनी प्रोसेस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की है। मतलब कि मैं दो प्रोसेस को कर रहा हूँ। यहाँ मैंने चेक किया इफ अगर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर ए की वैल्यू 5 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी तो इसके अंदर जो लिखा स्टेटमेंट है मैं ऐसे लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहां पर मैं लिख दूंगा हेलो। तो अगर मैं सिंपल सा इसका जो मैं आउटपुट फाइंड करूंगा, इसके अगर मैं आउटपुट की बात करता हूं तो इसका जो आउटपुट आएगा बेटा, आउटपुट आएगा हमारे पास ऐसे स्क्रीन पे हेलो लिखा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे स्क्रीन पे हेलो लिखा हुआ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ देखो मैं स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ कि अगर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर ए की वैल्यू 5 से बड़ी है तो इफ की बॉडी के अंदर जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही लिखा है कि इफ इज एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज ट्रू, मतलब कि इफ तभी चलता है जब कंडीशन हमारी ट्रू होती है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू कितनी है 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन हो गई ट्रू, तो यहाँ से मैंने प्रिंट कर दिया हेलो। तो ये हमारे पास स्क्रीन पे एक हेलो ऐसे प्रिंट होगा। तो ये था इफ स्टेटमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट अपने स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के नेक्स्ट स्टेटमेंट में बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स की प्रॉपर्टी में आता है कि एल्स इज एग्जीक्यूटेड व्हेन इफ कंडीशन इज फॉल्स, मतलब कि जो एल्स होता है वो एल्स कब एग्जीक्यूट होता है। अगर मैं एल्स की बात करता हूँ तो ये एल्स हो गया मेरा, इट एग्जीक्यूटेड व्हेन इफ कंडीशन फॉल्स, इफ कंडीशन फॉल्स, मतलब कि एल्स तभी चलता है, मतलब इफ, जब इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा तभी एल्स चलेगा, समझा गया। एंड नॉट एग्जीक्यूटेड व्हेन इफ इज ट्रू, इफ इज ट्रू, मतलब कि चलता कब नहीं है, मतलब कि ये जो एल्स होता है वो इफ का, इफ जब नहीं चलेगा तभी एल्स एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि इफ गलत के होने की कंडीशन पे एल्स चलता है, और जब इफ हमारा ट्रू हो जाता है, मतलब इफ जब चलता है तो एल्स नहीं चलता है, समझा गया। मतलब एल्स तभी चलेगा, याद रखना, एल्स तभी चलेगा जब इफ कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब इफ के फॉल्स होने पर ही एल्स चलेगा, ठीक है। और इफ के ट्रू होने पे एल्स बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सिंटेक्स, अगर मैं सिंटेक्स की बात करता हूँ कि लिखने का तरीका कैसा होता है बेटा, तो अगर मैं सिंटेक्स की बात करता हूँ तो सिंटेक्स हमारा कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखो बेटा मैंने लिखा इफ, सॉरी यहाँ से मैंने दिया सिंपल सा, ऐसे हम लोग लिख देते हैं एल्स, यहाँ से हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ मैं कोई भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। यहाँ मैंने फिर से एक हेलो सर लिख दिया,
क्योंकि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के अंदर मैं जो भी लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर वैसे ही स्क्रीन पे हमारा प्रिंट हो जाता है, क्योंकि जो प्रिंट फंक्शन होता है वो क्या करता है, स्क्रीन में किसी वैल्यू को या स्क्रीन में किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं एग्जाम्पल यूज करूंगा तो एग्जाम्पल हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एल्स जो होता है बिना इफ के यूज नहीं किया जाता। मतलब कि जो एल्स स्टेटमेंट है उसके लिए एटलीस्ट इफ का होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सपोज दैट, मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ बेटा, मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया इंट ए की वैल्यू मैंने ले ली बेटा 5। ठीक, यहाँ मैंने क्या किया, इफ अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसके बाद मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू मैंने ले ली, यहाँ मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां पर मैंने दे दिया हेलो। इसके बाद मैंने इफ को मैंने बंद कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, अच्छे यहां मैंने एल्स दे दिया, एल्स यहां पर मैंने मेंशन कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां मैंने लिख दिया हेलो स्टूडेंट, यहां मैंने लिख दिया हेलो स्टूडेंट। और इसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्टेटमेंट हुआ। इफ जब देखो इधर यहां जब ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये स्टेटमेंट यहां पर एग्जीक्यूट होगा तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 5। चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स, क्योंकि जब ये ए 7 से छोटा होता है कंडीशन हो गई। यहां मैंने चेक किया 5 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन हो गई फॉल्स। हम लोग सीधे एल्स पे आ जाएंगे और यहां पर जो हमारे पास प्रिंट होगा हेलो स्टूडेंट, तो हमारा जो आउटपुट आएगा इस स्टेटमेंट का आउटपुट आ जाएगा, यहां पर आउटपुट प्रिंट होगा बेटा हेलो स्टूडेंट। इसके बाद बच्चे ये तो मैंने एल्स स्टेटमेंट की बात की। अब हमको क्या करना है, इसको एक नोट पॉइंट लिखना है। एक नोट पॉइंट हम लोग अब मेंशन कर देते हैं, जो एल्स स्टेटमेंट में एक नोट पॉइंट होता है। ठीक है, तो नोट पॉइंट्स में क्या जो जरूरी होता है, नोट पॉइंट क्या है एल्स के लिए, नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखो इधर मैंने बोला था कि अगर मैं किसी भी प्रोग्राम में अगर एल्स स्टेटमेंट ले रहा हूं, अगर मैंने किसी भी प्रोग्राम में एल्स स्टेटमेंट का यूज किया है तो उसके लिए एक इफ का होना बहुत जरूरी है। मतलब इट इज नेसेसरी, इफ यू टेक द एल्स स्टेटमेंट देन द इफ स्टेटमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, तो और अगर तुमने प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट लिया है तो उसके लिए एल्स का होना जरूरी नहीं है। मतलब कि ऐसा कोई जरूरी नहीं, अगर तुमने इफ स्टेटमेंट लिया है तो एल्स का होना जरूरी है। लेकिन अगर तुमने एल्स स्टेटमेंट लिया है तो इफ का होना बहुत जरूरी है। तो यहां से मैं मेंशन कर देता हूं नोट पॉइंट, इफ यू टेक इट इज नेसेसरी टू टेक if statement in the program if you take else statement in the program, but it not necessary for if, मतलब ये इफ के लिए कोई नेसेसरी नहीं होता है। मतलब कि अगर प्रोग्राम में तुमने बेटा
एल स्टेटमेंट लिया है तो उसके लिए एक इफ का होना, एटलीस्ट एक इफ का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर तुमने प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट लिया है तो उसके लिए एल्स का होना जरूरी नहीं है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक प्रोग्राम की तरफ से, एक हम लोग प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं यहां से। चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इफ और एल्स को अपने एक सिंपल से प्रोग्राम से, ताकि हमको आना चाहिए कि कैसे हम लोग इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके कैसे हम लोग जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं। क्योंकि हमको जावा में प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, और जावा में प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करेंगे तो उसके लिए हम लोग, और इफ एल्स से हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे उसको हम लोग एक प्रोग्राम से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम दिया है। मैंने बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू टेक ए नंबर फ्रॉम यूज़र एंड चेक दैट द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। मतलब कि हमको एक नंबर लेना है, और वो भी किससे लेना है, यूज़र से, और उसको चेक करना है कि ये जो नंबर मैंने दिया है वो इवन है या ऑड है। समझ में आ गया? तो पहले तो तुमको पहली बात मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया कि तुमको नंबर किससे लेने हैं, यूज़र से। जब बात यूज़र से आ जाए तो हमेशा याद रखना, तो दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमको वैल्यू किससे लेनी है, हमको वैल्यू लेनी है बेटा यूज़र से। और यूज़र से जब वैल्यू लेने की बात आ जाती है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमको यूज़ करना पड़ेगा स्कैनर क्लास। क्योंकि जावा में अगर हम लोग यूज़र से इनपुट कराते हैं तो जावा 2 क्लासेस प्रोवाइड कराता है, एक स्कैनर क्लास, दूसरा बफर क्लास। तो हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे हम लोग स्कैनर क्लास से इनपुट लेते हैं, तो यहाँ से, और उनका यूज़ हम लोग इफ एल्स से कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अब हमको सब प्रोग्राम बनाने से पहले बेटा हमको अपने लॉजिक भी आना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग तभी तुम कर पाओगे जब तुमको लॉजिक मालूम होना चाहिए। तो मैंने बोला कि नंबर तुमको लेने और उसको चेक करना है कि इवन और ऑड। तो कोई भी नंबर अगर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है वो नंबर इवन होता है। अब 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है कि नंबर कैसा होना चाहिए, मतलब नंबर 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। समझा गया? जैसे अगर मैंने यहाँ पर मैंने लिया 8 mod डिवाइड बाई 2, अगर मैं 8 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से 7 mod डिवाइड बाई 2 लिया है तो इक्वल टू कितना, इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। तो ठीक है, ये क्या होगा, ये इवन हो गया, और ये जो नंबर है ये ऑड हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिक मालूम होना चाहिए। तो अब हमको लॉजिक भी मालूम हो जाएगा, लॉजिक भी मालूम हो गया कि जो 2 से डिविजिबल होंगे वो इवन होंगे, और जिनका रिमाइंडर 0 होगा वो इवन होंगे, और जो 2 से डिविजिबल तो होंगे लेकिन उनका रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो वो ऑड होंगे। अब हम लोग इसको प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हमको लॉजिक भी पता है, लेकिन हाउ कैन वी इंप्लीमेंट इन द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में हम लोग बेटा कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो सबसे पहले जावा में हम लोग क्या करते हैं, अब मैंने यूज़ किया क्योंकि हमको नंबर यूजर से लेने हैं तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास यूज़ करना पड़ेगा। और जब मैं स्कैनर क्लास की बात करता हूँ तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले यूज़ करना पड़ेगा पैकेज। मैंने पिछली क्लास में मैंने पैकेज के बारे में बताया था। तो पैकेज क्या होते हैं, पैकेज द कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस, इंटरफेस एंड मेथड्स। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग पैकेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखा है इंपोर्ट, पैकेज यूज़ करने के लिए मैंने लिया इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट, ये कंप्लीट पैकेज होता है। मैंने पैकेज इंपोर्ट कर लिया। फिर हमको जावा में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्लास बनानी पड़ेगी। यहाँ बेटा मैंने क्लास मेंशन कर ली, क्लास। यहाँ मैंने क्लास किस नाम से ले ली, नंबर नाम से। एक मैंने क्लास किसी भी नाम से बना सकते हो क्योंकि क्लास क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है। यहाँ मैंने क्लास नंबर नाम से बना लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने यूज़ किया सबसे पहले जो जावा में इंपॉर्टेंट मेथड होता है जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले मैंने मेन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक। एक लाइन का मतलब समझो बेटा, पब्लिक स्टैटिक वाइड, यहाँ से मेन, ठीक है, यहाँ से स्ट्रिंग args। कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन होता है जावा में, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है मेन मेथड, क्योंकि बिना मेन मेथड के जावा में कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, एग्जीक्यूट होने का मतलब होता है कि यहाँ से हमको उसको इनपुट, यहाँ से हमको उसका आउटपुट मिलता है। तो अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको स्कैनर क्लास यूजर्स इनपुट लेना पड़ेगा। तो हमको स्कैनर क्लास मेंशन करना पड़ेगा, और स्कैनर क्लास मेंशन करोगे तो उसका हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने ऑब्जेक्ट बनाना मैंने पिछले वीडियो में बताया ही है, ठीक है, नहीं है तो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से स्कैनर बनाया, स्कैनर
SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। ये ऑब्जेक्ट है, ये सिंटेक्स है ऑब्जेक्टिवेशन का कि ऐसे हम लोग जावा में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर से मैं एक यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर एक मैं मैसेज दे दूँ ताकि हमको पता चल जाए कि हमको करना क्या है। यहाँ मैंने क्या किया, इंटर ए नंबर, इसके बाद मैंने क्या किया, यहीं पे मैंने क्या किया, यहां से एक नंबर ले लिया, इंट n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। अब मैंने एक नंबर ले लिया। अब हमको इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो यहाँ से मैंने क्या किया था, यहीं से मैं आगे थोड़ा सा बढ़ जाता हूँ, ठीक है, यहीं से मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने किया, इसी के आगे का पोर्शन है, यहाँ से ये आगे का पार्ट है, यहाँ से यही मैंने चेक किया, इफ अगर n मॉड डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 अगर ये है, ठीक है, तो यहीं पे एक मैसेज डाल दो, यहाँ पे एक मैसेज डाल दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर डाल दो नंबर इज, यहाँ पर इवन डाल दो, नंबर इवन है, ठीक है, इवन प्रिंट करेगा। यहीं पे एसेस को बंद कर दो, यहाँ एल्स पार्ट लिखो, एल्स यहीं के नीचे, ठीक है, एल्स पार्ट आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर ऑड लिख दो बेटा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये मैंने मेंशन कर लिया। इसके बाद यहाँ इफ बंद हो गया, यहाँ से मेन क्लोज हो गया, क्लास क्लोज हो गई, ठीक है, यहाँ से ये इफ का ब्लॉक क्लोज हुआ, ये मेन क्लोज हो गया और ये क्लास क्लोज, ठीक। अब यहाँ से ये मैंने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, इसको हम लोग ड्राई रन कर लेते हैं कि कैसे इसका बेटा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके एग्जीक्यूशन को, कैसे कैसे स्टेटमेंट चलेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ये मैंने पैकेज, पहले एक एक लाइन का मतलब, ये मैंने यहाँ से फर्स्ट लाइन से मैंने पैकेज इंपोर्ट किया, क्योंकि मैंने यूज़ किया स्कैनर क्लास, और स्कैनर क्लास का मैंने एक कंप्लीट पैकेज यूज़ किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक, ठीक है। इसके बाद मैंने एक क्लास बनाई है, क्योंकि जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वो क्लास के द्वारा मेंशन होता है, क्लास बनाना ही पड़ता है। और क्लास बनाने के लिए दो ही टर्म्स होती हैं, एक क्लास कीवर्ड होता है और क्लास का नेम। तो मैंने एक नंबर नाम की एक क्लास बना ली है। इसके बाद मैंने एक मेथड इंक्लूड किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये जावा का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है और ये नेसेसरी होता है, इसको हमको लगाना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। यहाँ पर मैं ARGS लिखना भूल गया था, ठीक है, यहाँ से ARGS, ठीक है। इसके बाद बच्चे मैंने क्या किया, स्कैनर क्लास, यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर क्लास का, क्योंकि हमको यूजर से इनपुट लेना, तो मैंने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने SC लिया है। लेकिन जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही मेन फंक्शन कॉल होगा, और मेन फंक्शन को कॉल कौन करता है, मेन फंक्शन को कॉल करता है JVM, ना कि जावा कंपाइलर। इसको मैंने अपने वीडियो में बताया था, ठीक है। यहाँ देखिए, तो जैसे मेन फंक्शन कॉल होगा तो वैसे ही क्या होगा, ये हमारा बेटा रैम एरिया है, याद रखना, इधर से इधर रैम एरिया, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस, रैम एरिया रैंडम एक्सेस मेमोरी। वैसे ही इस रैम के अंदर बेटा एक ऐसे क्लास ऐसे मेंशन होगी, एक क्लास बनेगी जिसका नाम होगा नंबर नाम की एक क्लास बनी, ठीक है। इस नंबर नाम में एक स्टैक में, अलग स्टैक में एक मेन मेथड बनेगा, ऐसे मेन बना, ठीक है। और उस मेन में एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम मैंने क्या रखा, SC। ऐसे इंटरनल प्रोसेस हो रही है। इसके बाद जब ये स्टेटमेंट चलेगा, एक एक प्रोसेस का मतलब समझो कि कैसा इसका इंटरनल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। यहाँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट इंटर ए नंबर, यहाँ पर क्या होगा चाहिए, यहाँ पर एक ऐसे, ये हमारे पास स्क्रीन एरिया है, यहाँ देख लो चाहिए,
ये इफ स्टेटमेंट यहाँ मेंशन, ये हमारे पास स्क्रीन एरिया है, स्क्रीन का मतलब मॉनिटर एरिया, ठीक है, ये स्क्रीन एरिया है या जिसको हम लोग मॉनिटर एरिया बोलते हैं। जब ये स्टेटमेंट चलेगा तो स्क्रीन एरिया पे एक ऐसे लिखा होगा इंटर ए नंबर, मतलब एक नंबर को इंटर करो, ठीक है। ये मैंने नंबर इंटर कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, स्कैनर सिस्टम डॉट मतलब कि सिस्टम डॉट प्रिंट, मतलब एक हमको पता चल गया, यूजर को पता चल गया कि उसको एक नंबर इनपुट करना है। तो यहाँ उसने क्या किया, एन के प्लेस में बेटा एक नंबर इनपुट किया, sc डॉट नेक्स्ट id। तो यहाँ एन के प्लेस, यहाँ जैसे जब ये स्टेटमेंट चलेगा वैसे ही रैम में एक वेरिएबल बनेगा एन एक वेरिएबल बनेगा, और ये ये हर एक मेमोरी स्पेस में बनते हैं। सपोज है ये 100 प्लेस पे बना होगा, ये भी 101 प्लेस पे मैंने मान लिया, मतलब एक स्पेस पे किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे ये बनते हैं, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं होता कि कौन सी मेमोरी लोकेशन पे ये बने। अब मैंने यहाँ पर यूजर ने एक नंबर इनपुट कर दिया, सपोज यूजर ने एक नंबर दे दिया 8। तो अब एन के प्लेस में SC ऑब्जेक्ट से एन के प्लेस में क्या आ जाएगा, एन के प्लेस में एक नंबर आएगा 8। इसके बाद देखिए जब ये स्टेटमेंट के बाद जब ये हमारा इफ वाला स्टेटमेंट चलेगा, इसमें मैंने चेक किया इफ अगर 8 मतलब यहाँ पर लिखा है n मॉड डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, यहाँ ये इक्वल है, इक्वल ऑपरेटर है। अगर 0 है तो नंबर क्या प्रिंट होना चाहिए, इवन। तो यहाँ से मैंने स्टेटमेंट लिखा 8 मॉड डिवाइड बाई 2, इसका रिमाइंडर कितना, इसका रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि ये जो ऑपरेटर होता है मॉड ऑपरेटर वो जावा में रिमाइंडर देता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यह प्रिंट कर देगा इवन। तो यहाँ पर स्क्रीन पे मैसेज आएगा बेटा इवन नंबर, ठीक है। मैंने नंबर मेंशन नहीं किया है, आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब जब इफ चला है तो एल्स चलने की पॉसिबिलिटी नहीं, एल्स नहीं चलेगा। इसके बाद एल्स नहीं चला, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, सीधे मेन क्लोज हो जाएगा, क्लास क्लोज हो जाएगा। तो मतलब कि जब यूजर ने पहली बार में n इक्वल टू 8 रखा है तो हमारे पास आउटपुट आया बेटा नंबर इज इवन, क्लियर। इसके बाद देखिए दूसरी बार जब यूजर दूसरी बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, यूजर की इच्छा है वो कितनी बार भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है। फिर से उसने क्या किया, फिर से जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर से एक स्टेटमेंट चला, फिर से यहाँ पर दूसरी बार में क्या फिर से लिखा होगा इंटर ए नंबर, ऐसे एक नंबर फिर से उससे मांगेगा कि एक नंबर इंटर करो, ठीक है। इसके बाद उसने ये नंबर उसको इंटर करना होगा। यहाँ से उसने क्या किया, sc डॉट नेक्स्ट id, एन के प्लेस पे फिर से क्या होगा, एन के प्लेस में अब यूजर ने कितना रख दिया, 7 रख दिया, तो एन के प्लेस में कितना आ जाएगा, एन के प्लेस में 7 आ जाएगा। अब उसको चेक करना है, फिर से यहाँ पर आया n मॉड डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यूजर ने n की जगह कितना लिया 7 मॉड डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर 7 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, रिमाइंडर जाएगा 1। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब ये अब इफ कंडीशन क्या हो गई, अब बेटा इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, सीधे जब इफ फॉल्स हो जाता है, मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा है, तुरंत कौन सा चलेगा, एल्स चल जाएगा। तो अब जब एल्स चल जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर से इसमें प्रिंट कर देगा नंबर इज ऑड। तो यहाँ 7 के प्लेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा ऑड नंबर, ठीक है। मतलब ये ऑड नंबर प्रिंट कर देगा, मतलब 7 हमको मालूम है 7 हमारा ऑड नंबर। इसके बाद फिर मेन क्लोज हो जाएगा, क्लास क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बेटा सिंपल सा इवन आउट के प्रोग्राम से हम लोग इफ और एल्स को चेक करते हैं कि कैसे इफ और एल्स जावा में काम करते हैं और उनकी सहायता से हम लोग कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग एल्सिफ और स्विच के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो देन यू आस्क मी। ओके, थैंक यू।